Hello guys, I'm Sabah Ismail and here with me. नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन चाइनाज इलेक्शन इंटरफेरेंस इन कनाडा। जी हाँ, कनाडा क्राइसिस से लेकर अभी न्यू की एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर बहुत ही बेहतरीन बातें होने वाली हैं। इंडिया की लीडरशिप के हवाले से, चाइना के इन्फ्लुएंस जो कि कनाडा में बढ़ रहा है उस हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। चाइना के पास एक नया हथियार है। कोविड के बाद, वर्ल्ड इकोनॉमी को तोड़ने के बाद, फेक वैक्सीन्स के बाद अब चाइना सीधा डेमोक्रेसी पर अटैक करना चाहता है। ताइवान कहता है कि चाइना बड़े डाइवर्स तरीकों से दूसरे देशों में डेमोक्रेसी की हत्या करता है और ये बात हमें ऑलरेडी नेपाल, मालदीव्स और कनाडा जैसे देशों में देखने मिल रही है। आज चाइना कनाडा को कंट्रोल करता है, उनके इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, उनके लीडर्स को पैसे देता है और 9000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद कनाडा में क्या लॉज होने चाहिए ये भी डिसाइड करता है। क्या बकवास है! सुनने में ये सारी बातें एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी जैसे लगती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ जानेंगे कि कैसे चाइना कनाडा के पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करता आया है। और ये प्रूफ किसी और ने नहीं, कनाडा की ही सीक्रेट सर्विस ने दिया है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो आज एक क्राई बेबी बन चुके हैं, जो हमेशा सारे प्रॉब्लम्स के लिए भारत को ही ब्लेम करता है। चलिए देखते हैं कि असलियत में वो कौन सा देश है जो कनाडा के लिए एक्चुअली खतरा बन चुका है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चाइना और कनाडा का रिलेशन। आज कनाडा भारत को ब्लेम करता है, कहता है कि भारत के अगेंस्ट उनके पास क्रेडिबल प्रूफ है कि भारत ने ही वहां के एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया है। यहाँ एक शब्द बार बार सुनने मिलता है, इंटरफियरेंस। लेकिन सच तो यह है कि कनाडा अपने लोगों को असली इंटरफियरेंस से गुमराह करने के लिए ये शब्द यूज कर रहा है, और वो इंटरफियरेंस है चाइना का इंटरफियरेंस। चलिए कनाडा और चाइना का रिश्ता समझते हैं। कनाडा एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। लोगों के हाथ में पावर होती है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, कौन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा। लोग उनके व्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स चुनते हैं और आशा करते हैं कि वो ढंग का काम करें। डेमोक्रेसी कुछ ऐसी ही चलती है। यहाँ इलेक्टेड लीडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर होती है, लॉज बनाने की पावर, ट्रेड को कंट्रोल करने की पावर और इकोनॉमी के बारे में डिसीजंस लेने की पावर। लेकिन ये सारी पावर लोगों के हाथ से निकल सकती है अगर गलत कैंडिडेट इलेक्ट होके आया तो। इसे इलेक्शन मैनिपुलेशन कहते हैं, जो चाइना करता है। म्युनिसिपैलिटी लेवल से लेकर पार्लियामेंट लेवल तक चाइना इंटरफियर करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। CSIS कनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस है, जिन्होंने 2 साल पहले 2021 में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने प्रूफ के साथ साबित किया कि चाइना कनाडा के पॉलिटिक्स में घुस गया है। हम सोच रहे थे कि चाइना तो अफ्रीका को कंट्रोल करना चाहता, लेकिन असलियत में कनाडा के थ्रू वो US तक पहुंचना चाहता है। CSIS ने ये सारा एविडेंस कनेडियन सरकार के साथ साथ उनके 5 आइज पार्टनर्स UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी शेयर किया, और तो और फ्रांस और जर्मनी को भी ये डेटा दिया गया। उनके रिपोर्ट में उन्होंने चाइना पर 2 मेजर आरोप लगाए। एक कि उन्होंने 2021 में इलेक्शन इंटरफियरेंस किया ताकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी जीत कर आए, और 2 उन्होंने ये अश्योर किया कि एंटी चाइना कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स जीत कर ना आ पाए। भाई चाइना चीटिंग करता है ये तो सबको पता है। कोविड के समय उन्होंने चीटिंग करके डेटा छुपाया और दुनिया को पेंडेमिक के बारे में वार्निंग नहीं दी। ताइवान ने कोविड को स्पॉट किया, इसीलिए WHO ने एक्शन ली। चाइना ने एशियन गेम्स में भी चीटिंग की और नीरज चोपड़ा को गोल्ड ना मिले इसके लिए प्रॉपर फील्डिंग लगाई, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा जीते, ये अलग बात है। वैसे ही चीटिंग चाइना कनाडा के पॉलिटिक्स में भी कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 2, चाइना की स्ट्रैटेजी। चाइना की स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करो
जो प्रो चाइना पॉलिसीज के बारे में बात करते हो और एंटी चाइना कैंडिडेट्स को जीतने से रोको। और ये होगा कैसे? स्टेप 2 है वहां के चाइनीज पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करो। चाइना के कनाडा में ऐसे कॉन्सुलेट्स हैं। सीसीपी ने उन्हें एक मैसेज भेजा कि कनाडा में सेटल हुए चाइनीज पॉपुलेशन पर प्रेशर बढ़ाओ। अगर आप सीसीपी जो चाहता है वो नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली जो चाइना में है वो सफर करेगी, यानी एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल। CSIS का रिपोर्ट कहता है कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उनके फेवरेट कैंडिडेट्स के कैंपेन्स फंड भी करता है। चाइनीज पॉपुलेशन को डोनेट करने के लिए भी कहता है ताकि उनकी साइड स्ट्रांग हो। थर्ड स्टेप है एंटी चाइना बातें करने वाले कैंडिडेट्स के बारे में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाओ। उनके बारे में मीडिया में कुछ कंट्रोवर्सी फैलाओ ताकि लोग उन्हें वोट ना दें। पूरे देश के सामने उनकी इमेज खराब करो। CSIS का मानना था कि वैंकूवर के कॉन्सुलेट जनरल मिस टोंग चाइनीज कैनेडियंस को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। डेमोक्रेसी पर सीधा अटैक है और चाइना इसमें माहिर है। इसकी शुरुआत कुछ समय पहले चाइना ने एक छोटे लेवल से की थी और फिर धीरे धीरे टारगेट और बड़े कर दिए। अगर कोई मिनिस्टर बार बार अपने होम कंट्री के कॉन्सुलेट जाता है, वहाँ के कॉन्सुलेट से मिलता है, तो थोड़ा तो सस्पिशियस होगा ही ना, स्पेशली जब वो मिनिस्टर कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड कर रहे हो। एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माइकल चैन नाम के एक पॉलिटिशियन चाइना से काफी क्लोज टाइज रखते हैं। उन्होंने कैबिनेट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हुए हैं और वो लिबरल पार्टी के लिए फंड रेजिंग भी करते हैं। और लिबरल पार्टी के सबसे बड़े लीडर कौन है? प्रोफेशनल क्राई बेबी जस्टिन ट्रूडो। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा कहता है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिक्योरिटी लिंक्स इग्नोर किए क्योंकि माइकल चैन उनकी पार्टी के लिए बहुत सारे फंड्स रेज करते हैं जो लिबरल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन्स में हेल्प करते हैं। CSIS का एक रिपोर्ट कहता है कि चाइना ने कनाडा में पुलिस स्टेशंस भी सेटअप किए हैं और चाइना से इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस कनाडा आते हैं और चाइनीज डायस्पोरा को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइनीज सिटीजन जो कनाडा पढ़ने के लिए आते हैं वो वोट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वोट किए बगैर वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? ये सिलेक्ट करके कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए, एक पार्टी का कौन सा कैंडिडेट नॉमिनेट होना चाहिए, इसके लिए भी वोटिंग होता है जहां इन्हें वोटिंग करने मिलता है। यानी फंडा सिंपल है, अगर आप प्रो चाइना है तो कनाडा में आपको टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। चाइनीज लोग सिटीजन नहीं, फिर भी वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट वहां उनके एरिया से आना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या है। और सबसे फनी बात क्या है पता? कनाडा इस सब के बारे में जानता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा ट्रूडो पार्लियामेंट में कहते भी है कि चाइनीज इंटरफियरेंस का वैसे कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। यानी वो ये मानते हैं कि चाइना इंटरफियर करता है, लेकिन फिर भी चाइना के अगेंस्ट कभी भी कुछ नहीं बोलते। किसी ना किसी ने गट्स करके ट्रूडो को पूछना चाहिए, तू क्या फूक के आया बे? चैप्टर 3, जस्टिन ट्रूडो का चाइना से कनेक्शन। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी की मौत कैंसर से हुई थी। कैंसर रिसर्च के लिए उनके नाम का एक फाउंडेशन सेटअप हुआ है। CCP यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने $2 लाख का डोनेशन उसके लिए प्लेज किया है, जिसमें से 1,40,000 एक्चुअली पियर ट्रूडो फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में आए, यानी एक चैरिटी के थ्रू चाइना के पैसे सीधा जस्टिन ट्रूडो तक पहुंच रहे हैं। अब इनमें से कितने पैसे एक्चुअली कैंसर रिसर्च के लिए यूज होते हैं किसी को पता नहीं। जब इन डोनेशंस की बात पब्लिक हुई तो पियर ट्रूडो फाउंडेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला था, या फिर पूरी दाल ही काली थी। उस फाउंडेशन के हेड ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने टेस्टिफाई भी किया, यानी गवाही दी कि उनसे पहले फाउंडेशन के जो हेड थे उन्होंने डोनेशंस एक्सेप्ट किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे झूठ बोला कि ये सारा डोनेशन तो कैनेडियन सिटीजन से आया है, चाइना से नहीं। अगर उनके इंटेंशंस क्लियर होते तो ये बात छुपाने की क्या जरूरत। आज जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत उनके इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करता है। सच तो यह है कि असली दखलंदाजी के बारे में उनके ही सीक्रेट सर्विस ने उन्हें वार्न किया है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। जनवरी 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, लेकिन इन सारी बातों के बारे में ट्रूडो खामोश है। क्यों? ट्रूडो ने एक बार नहीं बार बार इस चाइनीज इंटरफियरेंस के टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश की, और ये सारा इंडिया नाटक उनके लोगों को इस चाइनीज कंट्रोवर्सी से डिस्ट्रैक्ट करने की निंजा टेक्निक। कनाडा में कुछ लोग मानते हैं कि फॉरेन एजेंट रजिस्ट्री होनी चाहिए,
यानी एक रजिस्ट्री जहां लोग रजिस्टर करें अगर उनके फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कनेक्शंस है। लेकिन ये करेगा कौन? गवर्नमेंट, राइट? और गवर्नमेंट खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? डेमोक्रेसी के चैंपियन बनने वाले कनाडा के लिए ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या। चैप्टर 4 कंक्लूजन। चाइना को दूसरे देशों के इलेक्शंस में इंटरफियर करने से क्या मिलेगा? द आंसर इज सिंपल, पावर। आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के पास वीटो पावर है, जिससे वो इंडिया की एंट्री रोकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल बॉडीज को चाइना कंप्लीटली कंट्रोल करता है। चाइना की फिलॉसफी यही है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स और नेल्स। वो लोग जो लोगों को डोमिनेट करते हैं और वो लोग जो डोमिनेट होते हैं। चाइना मानता है कि अगर वो दुनिया को डोमिनेट नहीं करेगा तो एक ना एक दिन डोमिनेट जरूर हो जाएगा। और पास्ट में यही हुआ है। जैसे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनाइज किया था, वैसे ही उनकी इकोनॉमी को भी तोड़ा था, उनके लोगों को ओपियम एडिक्ट बनाया था। इसीलिए चाइना नेवर अगेन इस एटीट्यूड के साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी को देखता है और दुनिया भर में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए जो बनता है वो करता है। चाइना अलग अलग तरह से दूसरे देशों को डोमिनेट करके अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाता है। और इसमें सिर्फ चाइना ही नहीं, यूएस, यूके, फ्रांस जैसे देश भी शामिल है। फ्रांस और बेल्जियम ने अफ्रीका के देशों में अलग अलग लेवल्स पर इंटरफियर किया है। यूएसए रूटीनली इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके लीडर्स चेंज करता है। इनफैक्ट कई देशों में रेवोल्यूशंस जो होते हैं उनमें दूसरे देशों का हाथ होता है। लिबिया को देखिए, अरब स्प्रिंग्स को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, कोल्ड वॉर के सारे वॉर्स को एक एक करके देखिए, वियतनाम वॉर, इराक कुवैत वॉर, हर जगह अलग अलग फॉरेन पावर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है। जब बात इंटरफियरेंस की होती है तो सब बड़े देशों ने साम दाम दंड भेद सब यूज किया है। और फनी बात यह है कि आज यही सारे देश भारत को लेक्चर दे रहे हैं, वो भी बिना प्रूफ के। सच तो यह है कि बड़े देश चाहते हैं कि कोई भी और देश बड़ा ना हो, लेकिन सच तो यह है कि 2070 तक भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। भारत का विजन यही है कि अगले 50 सालों में हमारा पर कैपिटा जीडीपी $20,000 तक पहुंचना चाहिए। यानी हर आम इंसान ऑन एन एवरेज हर साल 16 से 17 लाख रुपए कमाना चाहिए। जैसे कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफियरेंसेस होते हैं, वैसे ही भारत के इलेक्शंस में भी होंगे और हमें सतर्क रहना ही होगा। अक्सर वेस्टर्न हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है। सीआईए अक्सर दूसरे देशों में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारती है, वायलेंस करती है। रशिया, इजराइल, यूके जैसे देश दूध से धुले हुए नहीं है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब लेक्चर्स की बात आती है तो हमेशा सिर्फ भारत को ही लेक्चर सुनना पड़ता है। शायद हमारी एक गाल पर चाटा मारने के बाद दूसरा गाल आगे करने की इमेज लोगों ने काफी सीरियसली ले ली है। ये इमेज बदलने की जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। नवीद, बहुत ही अभियान्यों की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इससे ये बात तो पता चलती है कि जो चाइना है वो कनाडा में अपना असर बढ़ा रहा है। असर बढ़ा रहा है, ऐसे ही है। देखें, इस वीडियो में 3 बातें जो है ना वो क्लियरली हैं। ठीक है, एक डेमोक्रेसी पे बात की गई। दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी कौन है ये सारी दुनिया जानती है और वो है भारत। ठीक है, इंडिया वैसे सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी रखता है। ठीक है, और जो इस वीडियो में बात की गई डेमोक्रेसी की वो कैनेडियन डेमोक्रेसी थी। अब उसमें जो इंटरफेयर है, इन्फ्लुएंस है चाइना का, अभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई कि चाइना जो है अब धीरे धीरे अपने आप को दूसरे डेवलप कंट्रीज में अपना असर बढ़ा रहा है। वो तय कर रहा है कि किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसकी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। ये बेसिकली यूं समझे, वाकई ये एक अंडरग्राउंड लेवल पे समझ लें, एक वार जोन समझ लें। ये एक जदीद जंग भी कह सकते हैं ये आने वाले दौर में, बल्कि ये चल रहा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। जो साहिब इस्तिताद दानिश्वर लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो कनाडा से हैं, चाहे वो चाइना से, वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक जो सुपर पावर्स या सुपर इकोनॉमीज हैं, सुपर इकोनॉमीज का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर देते हैं, सुपर इकोनॉमीज वो किस हद तक इन्फ्लुएंस अपना करती हैं। और यही बात और यही मैसेज जो है इस वीडियो से पहुंचाने की कोशिश की गई है कि चाइना जो है अब कनाडा के अंदर जो है ना एंटी चाइना को पीछे कर रहा है और प्रो चाइना को आगे लेकर आ रहा है, उन्हें प्रमोट करने के लिए फंडिंग कर रहा है। तो ये बातें वैसे डिस्कस के लिहाज से अगर देखा जाए
तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना एक सुपर इकॉनमी है, ठीक है, दुनिया की दूसरी बेहतरीन इकॉनमी है, ठीक है, यूएस के बाद अगर कोई है तो फिर वो चाइना खड़ा है। तो चाइना चाहता है कि उसके रास्ते हमवार हों और वो नंबर वन पोजीशन पे है। अब बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नंबर वन होने के लिए यानी कि मजीद आगे बढ़ने के लिए चाइना, हर हर मुल्क कोशिश कर रहा है, वहाँ चाइना भी कोशिश कर रहा है। और उसने कनाडा में अपना इन्फ्लुएंस एक बेहतर तरीके से बढ़ा के रखा हुआ है और उसका असर इंडिया पे पड़ रहा है। ये बात है क्लियरली। देखिए, इंडिया किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में या उनके इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाता, ये बात क्लियर है। एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी कपल, हम इस बात को तो समझते हैं कि इंडिया ने ना तो कभी किसी जंग में पहल की है, ना ही कभी किसी के मामलात में खामखा टांग अड़ाई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भैया, ठीक है। मजीद बातें मैं इस अंदाज से करता हूँ कि एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इंडिया टांग नहीं अड़ाता, ठीक है। तो कनाडा जो है, बार बार जस्टिन ट्रूडो जो है वो जब भी कोई इशू क्रिएट होता है तो वो इंडिया को ब्लेम करने लगते हैं, खालिस्तान से लेकर जो भी उनके प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं या जितनी भी वहाँ पे कोई छोटे मोटे बिगाड़ पैदा होते हैं तो वो इंडिया का नाम ले लेते हैं कि इसके इंडिया जी कंट्रोल कर रहा है, इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये चीज़ें इसमें कोई शक नहीं, एंटी इंडिया और प्रो चाइना ये दो कंसेप्ट वहां पे वाकई नजर आ रहे हैं। ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये तो था कि चाइना का कनाडा के अंदर इन्फ्लुएंस, ठीक है, और एंटी इंडिया या प्रो इंडिया या एंटी चाइना या प्रो चाइना इस तरह की लॉबी का कनाडा के अंदर होना, ये कैनेडियन गवर्नमेंट भी समझती है, वहाँ के लोग भी समझते हैं, ये बातें चल रही हैं वहाँ पे, ये मामलात वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन अब ये एक सवालिया निशान है कि इस प्रेशर को, ठीक है, इस इन्फ्लुएंस को जो चाइना वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है उसको इंडिया किस तरह से टैकल कर रहा है, इंडिया किस तरह से अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से डिफेंस करते हुए पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ये बात मैं इस अंदाज से कहूँगा कि यकीन माने, एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ पाकिस्तानी कपल, जब से हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं इंडिया पे और इंडिया की रिएक्शन वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ सिटीज से लेकर स्टेट से लेकर इंडिया के करंट अफेयर्स से लेकर वर्ल्ड करंट अफेयर से लेकर, जिस तरह हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं अक्सर अपनी रिएक्शन वीडियोस में क्लियरली कहता हूं कि हम दोनों पाकिस्तानी कपल जो है ना नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है पूरी दुनिया में इस वक्त एक बेहतरीन तरीके से, एक नुमाया हैसियत से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी की ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन डेमोक्रेसी है और जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी की, वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, ठीक है। आप इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसको देखें, कितनी तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है। ये बात, ठीक है ना, ये तरक्की की बात, ये तरक्की के फैक्ट्स जो इंडिया के सामने आ रहे हैं जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तो ये बात चाइना के लिए दिक्कत है, यूं समझ लें, ये उसके लिए चैलेंज है, ठीक है। अब चाइना क्या चाहता है कि क्योंकि चाइना को अपने मुकाबले में एक साफ या समझें, ये समझ लें, इंडिया वर्सेस चाइना एक क्रिकेट मैच जिस तरह हो जाता है कि सामने आ जाता है कि यार ये दो प्लेयर्स खेलेंगे, ये दो टीमें खेलेंगी। तो अब साफ ज़ाहिर है जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा तो सामने होगा चाइना। चाइना चाहता है कि ये तीसरी पोजीशन पर इंडिया ना आए। मे बी मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो आपका रिलेशनशिप होता है, इस बात पे बड़ा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब चाइना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर कम हो और मेरा बढ़े, ठीक है, मतलब चाइना का बढ़े। तो ये दो चीज़ों की मेरे ख्याल में अब कंपटीशन चला है। इस कंपटीशन में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि चाइना अगर ये मतलब स्ट्रेटजी अपना चुका है कि कनाडा को जिस तरह
वहाँ की गवर्नमेंट में के ऑफिशियल्स भी कहते हैं कि चाइना इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन को कनाडा में। तो इंडिया जो है ना, इंडिया इस बात की बिल्कुल इस बात पे हम एग्री हैं कि इंडिया ऐसे किसी भी मामलात में टांग नहीं अड़ाता। वो कहता है आपका मुल्क है, आप जाने, आप जिसको मर्जी वोट दें। इंडिया खुद एक बेहतरीन डेमोक्रेसी रखता है और इंडिया की डेमोक्रेसी को दुनिया मानती है, ठीक है। तो इंडिया को जरूरत नहीं है किसी की डेमोक्रेसी को छेड़ने की, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी दुनिया में एक ऐसा इमर्जिंग कंट्री बन चुका है, सुपर इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, 24 या 25 में दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है। और 2030 में जो नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, उसकी तरफ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया को जरूरत नहीं है किसी के मामलात में टांग अड़ाने की। लेकिन यहाँ पर ये बात भी काबिल तसल्ली बख्श है कि इंडिया किसी को अपने मामलात में टांग अड़ाने भी नहीं देता, ये बात भी कंफर्म है, ठीक है। और जिस तरह G20 में इंडिया ने एज अ प्रेसिडेंट होस्ट किया, अब कामयाबी का सायरा अपने सर बांधा और पूरी दुनिया में एक नए इंडिया की पहचान, एक नए इंडिया के आगाज़ का पैगाम दिया, ठीक है। स्मार्ट इंडिया जिसे हम कहते हैं अपनी अक्सर वीडियोस में, स्मार्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये विजन पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। G20 से उन्होंने एक बेहतरीन अपने नए दौर का आगाज़ किया है। अगर इन सारी बातों को देखें तो चाइना को साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उनके मुकाबले में अगर कोई खड़ा है तो वो इंडिया है, ठीक है। तो ये पावर्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यूएसए और दीगर ऐसी जो सुपर इकोनॉमीज हैं वो कोशिश करते हैं कि जहां उनका यानी कि ट्रेड हो या वहाँ रिलेशन किसी कंट्री के साथ हो तो उसकी गवर्नमेंट पे ग्रिप होनी चाहिए। यूएसए अक्सर यूएस करता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ की गवर्नमेंट गिरवा दी, बनवा दी, ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों में अगर एक बात जो समझ आती है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप इंडिया में बेहतरीन चल रही है, ठीक है। वीडियो में एक पैगाम ये भी है कि डेमोक्रेसी को संभालना, डेमोक्रेसी को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाना हर एक कौमी फरीजा होता है, कौम की जिम्मेदारी होती है। अगर इंडियंस हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि एक बेहतरीन लीडरशिप को हमेशा चुना जाए, जैसा कि अब मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी की बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो ये सारी बातें डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं और डेमोक्रेसी का फैसला जो है ना, क्योंकि ये अवाम के हाथ में है और अवाम इसको बेहतर तरीके से मतलब उसको फैसला करना चाहिए। और यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र बनती है कि जो इस तरह की ताकतें होती हैं जो किसी की डेमोक्रेसी पे अपना असर करना चाहती हैं, इंटरफेरेंस करना चाहती हैं, इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहती हैं, वो क्या करते हैं, सोशल कैंपेन्स चला देते हैं, अपने अपने सपोर्टर को आगे ले आने के लिए फंडिंग करते हैं। तो इस चीज़ों पे जो है ना काफ़ी गौर की ज़रूरत होती है। तो एट द एंड यही है कि इंडिया के सामने इस वक्त चाइना है और चाइना के सामने इस वक्त इंडिया है। दोनों ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अब चाइना के मुकाबले में इंडिया आके जब से खड़ा है तो इसका मतलब है इंडिया ने एक बेहतरीन तरक्की करके अपना एक मकाम हासिल किया और दोनों बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है, जिसका इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा होगा आने वाले वक्त में उसको बेनिफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।